नमस्कार प्यारे दोस्तों, आज की कहानी है दिव्य प्रकाश दुबे जी की लिखी हुई द्रौपदी। तो चलिए शुरू करते हैं। देविका की बेटी को लगता है कि उसकी मम्मी पिक्चर की सभी हीरोइनों से सुंदर है। देविका 6 बजे उठकर अपनी बच्ची गुनगुन को रोज तैयार करती है। अपने लिए और पति किसले के लिए नाश्ता बनाती है। रोज गुनगुन की आंखों में वही सपने और सवाल देखती है जो कभी उसके हुआ करते थे। द्रौपदी के टाइम पर 5 पति कॉमन नहीं थे, लेकिन आजकल बहुत कॉमन है। देविका देखने में लोकल ट्रेन वाली उस हर औरत की तरह लगती है जिसके 5 पति होते हैं। देविका की खास बात यही है कि उसमें कोई खास बात नहीं है। उसके भी 5 पति हैं। पहला और सबसे बोरिंग पति किसलय, जिससे उसकी शादी हुई है, जो हमेशा उसको टेकन फॉर ग्रांटेड लेता है। दूसरा पति घर, जहाँ वो 24 घंटे की नौकरी है। ये घर नाम का पति देविका से बहुत कभी भी खुश नहीं होता। बाकी जैसे ही देविका एक काम पूरा करती है, घर 10 नए काम पकड़ा देता है। तीसरा पति उसके ससुर, जिनकी उम्मीदें वो रोज तोड़ देती है। चौथा पति, जिनका घर वो छोड़ चुकी है, वो है उसके अपने पापा। और 5वां पति ये समाज है, जो हमेशा उसको याद दिलाता है कि अगर उसने अपने बाकी पतियों के लिए कुछ भी गलत कहा या किया तो लोग क्या कहेंगे। बहुत साल पहले की बात है। एक बहुत शक्तिशाली राजा था। उसकी कई सारी बहुत सुंदर रानियां थी। देविका ने अपने 6 साल की बेटी गुनगुन को कहानी सुनानी शुरू की थी कि इतने में गुनगुन ने देविका को बीच में रोक दिया और कहा, ये वाली आप सुना चुके हो मम्मा। नहीं, ये वाली नहीं सुनाई, देविका ने कहा। नहीं, मुझे नहीं सुननी ये एक राजा और कई रानियों वाली कहानी। कोई ऐसी द्रौपदी की कहानी सुनाओ जिसके कई राजा हो। गुनगुन ने मासूमियत से कहा और बेड पर उठकर बैठ गई। ये सुनकर देविका को तब पहली बार ख्याल आया कि बचपन से उसने इतनी सारी शक्तिशाली राजाओं की कहानियां सुनी हैं कि अगर शायद इस बीच कोई शक्तिशाली द्रौपदी कभी कहीं हो भी तो उसको कहानी धीरे धीरे शक्तिशाली राजाओं की कहानियों में खो गई होगी। गुनगुन को ये रात में कहानियां सुन के सोने की आदत गुनगुन की दादी के आने के बाद से लगी थी। पिछली गर्मी की छुट्टियों में जब वो आई तो उन्होंने न जाने कितनी कहानियां सुना दी थी। इन कहानियों से शुरू में तो गुनगुन थोड़ा बोर होती थी, लेकिन धीरे धीरे उसे द्रौपदी, परियां, जानवर, जिन, राक्षस, बड़े बड़े खूंखार शैतान अच्छे लगने लगे थे। ऐसे ही देविका ने अपनी सास को एक दिन कहा था, कहानियों से बच्चे कितने आराम से सो जाते हैं मम्मी जी। इस पर मम्मी जी ने कुछ सोचकर कहा था, बहू, असल में कहानियों से बच्चों के अंदर कुछ जग जाता है। देविका ने गुनगुन की दादी के जाने के बाद से पहले किताब से कहानियां सुनानी शुरू किया, लेकिन किताब वाली कहानियां जल्दी खत्म हो गई। तब देविका रोज ऐसे ही रात को कुछ ना कुछ बना के कहानियां सुनाने लगी। धीरे धीरे उसको भी इसमें मज़ा आने लगा। बहुत पहले की बात है, एक राजकुमारी थी। उसका नाम था द्रौपदी। वो बहुत सुंदर थी। आपसे भी ज़्यादा सुंदर? गुनगुन ने पूछा। हाँ, बहुत सुंदर। द्रौपदी की माँ बचपन में ही भगवान के पास चली गई थी। उसके पापा, जो कि बहुत बड़े राजा थे, उसको बहुत प्यार करते थे। उस समय राजकुमारियों के लिए गुरुकुल नहीं होते थे। इसके बावजूद राजा ने द्रौपदी को खूब पढ़ाया था। घुड़सवारी, तलवारबाजी आदि सब कुछ सिखाया था। राजा बहुत बूढ़े हो गए थे, इसलिए उनको अपनी बेटी की चिंता थी कि उनके बाद उसका क्या होगा। इसलिए राजा बेटी की शादी के लिए एक लड़का ढूंढ रहे थे। द्रौपदी की शादी सबसे अच्छे, योग्य और शक्तिशाली राजा से हो, इसलिए उनका स्वयंवर रखा। इतने में गुनगुन ने मम्मी को रोका और पूछा, स्वयंवर ये क्या होता है? और आपका हुआ था क्या मम्मा? स्वयंवर अब नहीं होता, पहले होता था।
स्वयंवर में राजकुमारी सभी राजाओं में से एक इच्छा से पसंद करती थी। उसको किससे शादी करनी है और किससे नहीं। राजकुमारी को जो राजा पसंद आता वो उसके गले में फूलों की माला डाल देती। देविका ने इतना कहकर पास में रखा पानी पिया और पहली कमरे की लाइट डिम कर दी। अब स्वयंवर क्यों नहीं होता मम्मी? अब राजा रानी नहीं होते ना, इसलिए। अब आगे सुनाऊं? ज़्यादा सवाल पूछोगी तो कहानी भूल जाऊंगी मैं। देविका ने गुनगुन को धीरे से लिटाकर उसके सर पर हल्के हल्के हाथ फेरते हुए दोबारा कहानी शुरू की। द्रौपदी के पापा यानी बड़े वाले राजा ने सब जगह अपने घोड़े भेजकर खबर करवा दी कि उनके यहाँ उनकी बेटी का स्वयंवर है। स्वयंवर के लिए एक प्रतियोगिता होगी। जो उसमें जीतेगा द्रौपदी उसके गले में वरमाला डालेगी। देविका ने इतना सुनाकर गुनगुन की ओर देखा तो वो सो चुकी थी। देविका गुनगुन के सोने के बाद अपने बेडरूम में गई। वहाँ किसलय लेटा हुआ टीवी पर कुछ देख रहा था और बीच बीच में अपना मोबाइल चेक कर रहा था। शादी के बाद से 2 साल के भीतर किसलय देविका के पति से गुनगुन का पापा बन चुका था। टीवी और लाइट बंद कर दो, किसलय ने कहा। तुम मोबाइल बंद कर दो अब, देविका ने टीवी और लाइट बंद करते हुए कहा। देविका आकर लेट गई बिस्तर पर। देविका और किसलय के तकियों की बीच में 7 साल की शादी के बराबर दूरी थी। कैसा रहा तुम्हारा ऑफिस? देविका ने 7 साल में से 2 महीने की दूरी कम करते हुए कहा। ठीक था, रूटीन, किसलय ने आंखें बंद किए हुए कहा। तुम कैसे हो? देविका ने और 2 महीने भर की दूरी तय करते हुए कहा। ठीक हूँ, थक गया हूँ, सुबह जल्दी जाना है, किसलय ने देविका को 2 महीने पीछे धकेलते हुए कहा। उनको लेटे हुए अभी 2 मिनट ही हुए होंगे कि इतने में किसलय के मोबाइल पर लाइन से 2-3 मैसेज आए। उसने मोबाइल उठाकर देखा। देविका ने कुछ नहीं कहा। दोनों तकिए फिर अपने आप से 7 साल की शादी के बराबर दूरी पर आ गए। किसलय आगे आधे घंटे मोबाइल पर चैट करता रहा। अगले आधे घंटे में देविका और किसलय के तकिए 7 साल और आधे घंटे बराबर दूर होते रहे। सुबह उठकर देविका ने गुनगुन को स्कूल बस के लिए छोड़कर आने के बाद किसलय के लिए नाश्ता बनाकर टेबल पर रख दिया और कमरे में जाकर लेट गई। किसलय उठते ही अपना मोबाइल चेक करते हुए मुस्कुरा रहा था। देविका देखती और कुछ नहीं कहती। वो कभी किसलय का मोबाइल चेक नहीं करती, शायद इसलिए क्योंकि वो अपने शक को शक बने रहने देना चाहती थी, उसको सच होने नहीं देना चाहती थी। किसलय ने जल्दी से नाश्ता करके जाने से पहले पूछा, तबीयत सही नहीं है क्या? सही है, बस नींद पूरी नहीं हुई, मुझे आने में शायद देर हो जाए, तो ये बोलकर किसलय अपना मोबाइल चेक करते हुए चला गया। देविका रोज़ की तरह धीरे धीरे करके 1 बजे तक घर के सारे काम निपटाती। तब तक गुनगुन के आने का टाइम हो जाता है। गुनगुन आते ही कहती है, कल वाली कहानी पूरी करो। रात में पहले खाना खा लो। नहीं, पहले सुनाओ। पहले खाना, नहीं तो कभी कोई कहानी नहीं, देविका खिड़की पर आंखें खोलकर आसमान भर ढांकते हुए कहती है। गुनगुन को कहानी सुनने का बहुत मन होता है, इसलिए वो कहानी के चक्कर में फटाफट खाना खा लेती है और मौके का फ़ायदा उठाकर देविका उसको 1 कटोरी दाल भी पिला देने में कामयाब हो जाती है। गुनगुन हाथ धोकर कपड़े बदलकर देविका के पास आकर कहती है, कहानी कहानी कहानी। आगे रात में बोला तो मम्मी नहीं, अभी सुनिए। दिन में कहानी सुनाने से कहानी भूल जाते हैं, देविका ने कहा। अरे स्कूल में मैम बोलती है कि जो भी पढ़ो उसको रिवाइज करो, आप अपनी कहानी रिवाइज कर लिया करो ना। चलो अब सुनाओ, रिवाइज हो जाएगा आपका, गुनगुन ने बस्ता भर मासूमियत के साथ कहा। अब देविका गुनगुन को कैसे समझाती कि हर वो चीज़ जो हमें पसंद होती है उसका रिवीजन केवल यादों में हो सकता है। देविका ने अपनी गुनगुन को अपने पास लेटाकर उसका सिर सहलाते हुए कहा, द्रौपदी के स्वयंवर के लिए सभी बड़े
राजाओं को संदेश जाने लगा। उधर द्रौपदी को अपनी शादी के लिए बहुत चिंता हो रही थी। उसे डर था कि कहीं उसकी शादी ऐसे राजा से ना हो जाए जिसकी पहले से कई रानियां हों। उसको कोई राजकुमार या कोई बड़ा राजा नहीं चाहिए था। शादी के लिए उसको तो बस ऐसा इंसान चाहिए था जो उससे खूब प्यार करे, उसके सारे सपने भले पूरे ना करे लेकिन कम से कम उन्हें सुने और समझे। द्रौपदी की मम्मी तो नहीं थी कि उनको सब बोल पाती, तो ये सारी बातें वो मन ही मन सोच के रह जाया करती। ये कहने के बाद देविका सोचने लगी कि उसकी ज़िंदगी भी तो कहानी वाली द्रौपदी की जैसी है। कितनी बातें उस तक ही रह जाती हैं। किसले के मोबाइल पर मैसेज आने की आवाज़ कभी कभी उसको कुकर की सीटी से भी तेज़ सुनाई देती है। गुनगुन को अभी नींद नहीं आई थी। उसने कहा, तुम ये कहानी सुनाते हुए चुप क्यों हो जाती हो अम्मा? रिवीजन करने लगती हो ना? देविका ने टूटी हुई पेंसिल जितनी बेचारगी से कहा। कोई बात नहीं, अब हो गया आपका रिवीजन, अब आगे आगे ऐसा होता है कि बहुत बड़े स्वयंवर की तैयारी शुरू हो जाती है। बड़े राजा बहुत खुश होते हैं कि उन्होंने इतनी मुश्किल प्रतियोगिता रखी थी कि कोई छोटा मोटा राजा तो उसे पार ही नहीं कर पाएगा। राजा ने सोच रखा था कि जो भी राजा स्वयंवर जीतेगा वो अपना सारा राजपाट उसे ही सौंप देगा। क्या प्रतियोगिता होती है मम्मी? गुनगुन पूछती है। स्वयंवर के लिए अलग से एक तालाब बनवाया जाता है और उस तालाब के ऊपर एक मछली गोल गोल घूम रही होती है। उस चलती हुई मछली की आंख पर सीधे निशाना नहीं लगाना था, बल्कि तालाब में मछली की परछाई देखकर निशाना लगाना था। जो निशाना लगा देगा द्रौपदी उसी के गले में वरमाला डाल देगी, ऐसा तय हुआ था। ये सुनकर गुनगुन ने मछली जल की द्रौपदी है वाली मछली की मासूमियत को आंखों में भर के पूछा, लेकिन मम्मी अगर कोई ऐसा राजा निशाना लगा देता जिसकी पहले से कई रानियां हुई तो क्या द्रौपदी उससे शादी कर लेती? हाँ, उसको करनी पड़ती शादी उसी से। फिर तो ये स्वयंवर नहीं हुआ ना मम्मी? क्यों नहीं हुआ? देविका ने पूछा। क्योंकि तुमने बताया था स्वयंवर में द्रौपदी खुद से चुनती है अपना राजकुमार। बच्चों के सवालों से ज़्यादा ईमानदार शायद ही दुनिया में कुछ बचा हुआ है। शायद दुनिया बची ही इसलिए है क्योंकि बच्चे आज भी सवाल पूछते हैं, खासकर वो सवाल जिनके जवाब अगर हमने दे दिए हुए होते तो आज दुनिया वैसी नहीं होती जैसी है। खैर, देवकी ने आगे सुनाना शुरू किया। द्रौपदी को पूरी उम्मीद थी कि एक दिन उसको अपने मन का राजकुमार मिलेगा। इसी उम्मीद पर वो एक एक दिन काट रही थी। कहानी से गुनगुन की आंखों में नींद आनी शुरू हुई कि तभी किसले का फ़ोन आया। फ़ोन उठाने पर देवकी ने हेलो नहीं कहा, बस छोटा सा बोला। दूसरी तरफ से किसले बोला, आज शाम मुझे 2 दिन के लिए दिल्ली जाना पड़ रहा है और मेरा सामान पैक कर देना। देवकी ने कोई जवाब नहीं पूछा, कोई सवाल नहीं पूछा, बस बहुत छोटा सा ठीक है बोलकर फ़ोन रख दिया। मम्मी आगे? गुनगुन ने माँ के फ़ोन रखते हुए पूछा। आगे रात में पापा थोड़ी देर में आ रहे हैं, देविका ने कहकर सामान लगाने चली गई। वो सामान लगाकर जब लौटती है तब तक गुनगुन सो चुकी होती है। इसलिए शाम को आने से पहले फ़ोन करता है, चाय बनाकर रखो मैं आ रहा हूँ। ये कहने के 2 मिनट बाद ही वो दोबारा फ़ोन करता है और पूछता है, चाय बन गई? अभी 2 मिनट पहले ही तो तुमने कहा था, इतनी जल्दी कैसे बनेगी? एक काम करो, तुम रहने ही दो, सामान लेकर नीचे आ जाओ, तुम्हारे चक्कर में फ़्लाइट छूट जाएगी मेरी। इस बात पर देविका को गुस्सा आ जाता है। वो कहती है, मैं नहीं आऊँगी, तुम्हें सामान लेना है तो ऊपर आकर ले जाओ। इसलिए को देविका से ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं थी। वो गुस्से में ऊपर आता है, अपना बैग लेता है और कहता है, लौट के देखता हूँ। देविका कुछ नहीं बोलती और अपने कमरे में आकर तेज़ आवाज़ में टीवी चलाकर वही चाय पीने लगती है जो उसने किसले के लिए बनाई थी। घरों से आने वाली तेज़ टीवी की आवाज़ों की वजह से केवल टीवी पर आने वाले प्रोग्राम नहीं होते, बल्कि घर में चलने वाले प्रोग्राम भी हुआ करते हैं। गुनगुन शाम को खेल कर आती है तो रात के डिनर पर पापा को ना देखकर पूछती है,
पापा ऑफिस से नहीं आए? वो ऑफिस के काम से बाहर गए हैं, 2 दिन बाद आएंगे। ये सुनकर गुनगुन बहुत खुश होती है और कहती है, फिर तो मम्मी आज अब कहानी पूरी कर देना और मेरे पास ही सो जाना। खाने के बाद सारे काम निपटाकर देविका गुनगुन के पास जाकर कहानी शुरू करने ही वाली होती है कि किसले का फ़ोन आता है। देविका फ़ोन नहीं उठाती, गुनगुन को दे देती है। पापा का फ़ोन है, बात करो। हेलो पापा, मैं गुनगुन। आप क्यों जाते हो? कब आओगे? क्या लाओगे? इसलिए गुनगुन की बातों का गोलमोल जवाब देने के बाद कहता है, बेटा मम्मा को फ़ोन दो। गुनगुन देविका की तरफ फ़ोन बढ़ाती है और देविका कहती है, उनको बोलो मम्मी अभी थोड़ी देर में आपको फ़ोन मिला लेगी। गुनगुन थोड़ा कंफ्यूज होती है और पापा से एक सांस में कहती है, अभी मम्मी मुझे कहानी सुना रही है, आपको फ़ोन मिला लेगी। अगर वो कहानी पूरी नहीं सुनाएगी तो वो भूल जाएंगी। ठीक है पापा, गुड नाइट, बाय। और हाँ, मेरे लिए स्टोरी बुक लेके आना मत भूलना पापा। और मुझे आप कहानी क्यों नहीं सुनाते? इसलिए किताब लाने का वादा करके फ़ोन रख देता है। मम्मी आगे सुनाओ, आपको इतना टाइम भी मिल गया रिवीजन का। गुनगुन पास पड़ी कॉमिक्स में बने क्यूट चेहरे वाले कार्टून की क्यूटनेस अपनी आंखों में भर कर कहती है, ज़िंदगी रोज़ जिस तरह से हमारी कहानी बनती बिनाती बिगाड़ती रहती है, उसी तरह ही देविका भी द्रौपदी की कहानी के बहाने अपनी ज़िंदगी की कहानी के कुछ हिस्से बना रही थी तो कुछ हिस्से मिटा रही थी। देविका कहानी शुरू करती है, हाँ तो सुनो फिर। एक एक दिन करके स्वयंवर का दिन आ जाता है। द्रौपदी खूब घबरा रही थी। एक के बाद एक सुंदर और शक्तिशाली राजा आते हैं, लेकिन कोई भी निशाना नहीं लगा पाता। ये देखकर बड़े राजा यानी द्रौपदी के पापा को भी चिंता होने लगती है। तभी एक बिल्कुल साधारण कपड़े पहने हुआ युवराज आता है। मछली की आँख की परछाई तालाब में इतनी ध्यान से देखता है जैसे मछली की आँख के अलावा दुनिया में कुछ हो ही नहीं और उसका पूरा शरीर जैसे आँख बन गया हो। फिर देखते देखते वो तीर चला देता है और तीर सीधा मछली की आँख में जाकर लगता है। चारों ओर तालियां बजने लगती है। आसपास खड़ी प्रजा फूल बरसाने लगती है, नगाड़े बजने लगते हैं। द्रौपदी माला लेकर आती है। वो युवराज द्रौपदी को बहुत ध्यान से देखता है और जब तक द्रौपदी के पास नहीं आ जाती तब तक देखता रहता है। द्रौपदी आती है, माला डालती है और पूरे महल में शंख और नगाड़ों की तेजी से बजने शुरू हो जाते हैं। वो युवराज बड़े राजा के पास आता है, उनको दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार करता है। राजा उस युवराज से पूछते हैं कि वो युवराज कौन है और कहाँ का युवराज है। वो युवराज बताता है कि उसका बहुत बड़ा साम्राज्य है, लेकिन अभी उसके चाचा और उनके बेटों ने उनको वनवास में डाल रखा है। राजा को ये सुनकर बड़ी चिंता होती है कि द्रौपदी इतनी सुविधाओं में पली है और उस युवराज के साथ कैसे सुख से रह पाएगी। युवराज राजा को विश्वास दिलाता है कि वो द्रौपदी को बहुत अच्छे से रखेगा। द्रौपदी युवराज और उसके भाइयों के साथ चल देती है। शाम को जब वो घर पहुंचते हैं तो युवराज और उसके भाई अंदर से अपनी माँ को बुलाते हैं। देखो माँ, हम क्या लाए हैं। माँ बिना बाहर निकले ही अंदर से बोल देती है, जो भी लाए हो सब आपस में बांट लो। युवराज और उसके भाई चिंता में पड़ जाते हैं कि वो कोई सब्जी, फल, आटा, चावल, दाल तो लाए नहीं है कि जिसको बांटा जा सके। वो तो स्वयंवर जीत के द्रौपदी को लेकर आए हैं। माँ बाहर निकलती है तो उनको ये बात बतलाई जाती है। युवराज के बड़े भाई ये फैसला करते हैं कि माँ का कहा टाला तो नहीं जा सकता है। इसलिए द्रौपदी को भी सभी भाइयों से शादी करनी पड़ेगी। द्रौपदी को ये सुनकर बहुत बुरा लगता है। वो युवराज से कुछ करने को कहती है, लेकिन युवराज आज्ञाकारी भाई और पुत्र की तरह कुछ भी कर ना पाता, अपनी बेबसी जताता है। द्रौपदी को बहुत गुस्सा आता है। वो समझ रही थी कि जिस युवराज ने इतने लोगों के बीच से प्रतियोगिता जीतकर द्रौपदी को अपना बनाया है, वो कुछ तो करेगा। असल में बड़ों की सभी बातें मान लेने से सब सही नहीं हो जाता, बल्कि कई बार ज़्यादा गलत हो जाता है। लेकिन ये बात द्रौपदी युवराज को समझाती भी तो कैसे।
उसको बड़े राजा की बहुत याद आई। वो रोते रोते युवराज की माँ के पास गई और उनसे पूछा क्या उनकी बात पलटी नहीं जा सकती, उसकी ज़िंदगी का फैसला वो कैसे ले सकती हैं। लेकिन युवराज की माँ यानी द्रौपदी की साथ कुछ नहीं बोलती, वो चुप रहती है। यहाँ तक सुनाते सुनाते देविका चुप हो जाती है। गुनगुन की आंखों में बिल्कुल भी नींद नहीं होती। देविका चुपचाप गुनगुन को निहारते हुए अपने मन में कहानी का अगला हिस्सा बनाने लगती है। युवराज की मम्मी चुप क्यों रहती है और आप चुप क्यों हो गई मम्मा, आगे सुनाओ ना। गुनगुन द्रौपदी की सारी बेचैनी अपनी आंखों में भरकर पूछती है। देविका कहानी का आखिरी हिस्सा शुरू करती है। युवराज की माँ अब कोई जवाब नहीं देती तो द्रौपदी युवराज के बड़े भाई के पास जाती है। वो भी उसे कोई उपाय नहीं सुझाते। द्रौपदी अब बहुत परेशान हो जाती है। ये बोलकर देविका फिर चुप हो जाती है। कितना रिवीजन करोगी मम्मा, फिर उसकी शादी सभी भाइयों से हो जाती होगी। हो गई ना एक द्रौपदी और कई राजा वाली कहानी। गुनगुन कहानी खत्म होने के सुकून के साथ बोलती है। देविका सामने खिड़की से बाहर के रोड लैंप के ऊपर टहल रहे चांद को देखते हुए कहती है, नहीं, द्रौपदी बाकी भाइयों से शादी नहीं करती। अच्छा, तो फिर वो अपने पापा के पास लौट जाती है क्या मम्मा। सामने रोड लैंप के पास से चांद टहलते हुए बहुत आगे निकल गया होता है। देविका कहती है, नहीं, वो बड़े राजा के पास भी नहीं जाती, बल्कि आखिरी बार युवराज को पूछती है कि अगर तुम गलत को गलत नहीं बोल सकते तो अपने आप को युवराज मानना छोड़ दो। जो अपनी पत्नी को ही नहीं न्याय दिलवा सकता वो प्रजा के साथ क्या न्याय करेगा। मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। युवराज द्रौपदी को बोलता है कि द्रौपदी अगर ऐसा करोगी तो समाज में उनकी बहुत बेइज्जती होगी, लोग क्या कहेंगे, वो कहीं अपना मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। इस पर द्रौपदी बोलती है कि अगर वो रुककर सभी भाइयों से शादी कर लेगी तो दुनिया का भविष्य कभी उसको माफ़ नहीं करेगा। बहुत हो गया, अब वो नहीं रुक सकती। उसको अब एक पति भी नहीं चाहिए, 5 तो बहुत दूर की बात है। युवराज उसको अपनी मजबूरी समझाने की कोशिश करता है, लेकिन द्रौपदी नहीं मानती। वो वहाँ से चली जाती है। कहाँ जाती है मम्मा। वो वहाँ से निकलकर एक ऋषि के आश्रम में जाती है, जहाँ पर वो ऋषि के साथ मिलकर आसपास के रहने वाले लोगों की लड़कियों को तलवारबाजी और घुड़सवारी सिखाना शुरू करती है। धीरे धीरे उसका बहुत नाम हो जाता है और बड़े राजा उसको वापस लेने आते हैं, लेकिन वो उनके साथ वापस नहीं जाती। वो उनको समझाती है कि उसने अपने लिए ये अलग रास्ता चुन लिया है और वो वहाँ से वापस नहीं आएगी। कुछ साल बाद युवराज भी उसको लेने आता है और बताता है कि माँ मान गई है, उसको सभी भाइयों से शादी करने की ज़रूरत नहीं है। तब भी द्रौपदी टस से मस नहीं होती और युवराज को आश्रम से वापस भेज देती है। धीरे धीरे द्रौपदी की ख्याति पूरी दुनिया में हो जाती है। जो राजा अपनी राजकुमारियों को पढ़ाते नहीं थे, घुड़सवारी तलवारबाजी नहीं सिखाते थे, वो भी अपनी बेटियों को इस आश्रम में भेजने लगते हैं। जैसे युवराजों के गुरुकुल होते थे जहाँ वो सब कुछ सीखते थे, वैसे ही द्रौपदी के आश्रम से दुनिया के सबसे पहले राजकुमारियों के गुरुकुल की शुरुआत होती है। देविका ने जब कहानी खत्म की तब ना उसकी आंखों में नींद थी, न गुनगुन की आंखों में। एक दिन बाद जब किसले लौट के आते हैं तो दरवाजे पे उसको एक नोट मिलता है। मैं गुनगुन को लेकर जा रही हूँ। कहाँ जा रही हूँ ये मुझे भी नहीं पता, लेकिन ढूंढने की बेकार कोशिश मत करना। मन किया तो शायद लौट आऊँ। तुमने जाते हुए कहा था लौट के देखूंगा, जितना मन करे उतना देखना। अब फुर्सत से, पति हो परमेश्वर नहीं। देविका और गुनगुन की ज़िंदगी में कुछ बुरा नहीं हुआ, बल्कि उससे अच्छा ही हुआ। इसलिए शायद कहा जाता है कि बच्चों की कहानियाँ असली सच से ज़्यादा सच होती हैं, क्योंकि वो न केवल पुराने झूठ मिटाती है बल्कि समय समय पर नए सच भी बनाती है। बहुत ही खूबसूरत कहानी थी। तो चलिए कोशिश करते हैं हम भी अपनी कहानियाँ बदलने के लिए, और मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए, और हाँ, कमेंट, सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। बाय बाय।